नमस्कार दोस्तों, मैं सोना दादी स्वागत करती हूँ आपका जीन स्टडी क्लासेस में। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है साउंड, जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नोट्स है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने बनाए हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है साउंड, ध्वनि। ध्वनि एक्चुअली क्या है? ध्वनि एक एनर्जी है जो वाइब्रेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती। तो बेसिकली ध्वनि क्या है? एक एनर्जी यानी ऊर्जा है, जो कंपन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वाइब्रेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। तो हम देखते हैं कि ध्वनि पहुंचती कैसे एक जगह से दूसरी जगह, यानी ध्वनि का जो प्रोडक्शन है और प्रोपोगेशन, यानी उसका उत्पादन कैसे होता है और उसका प्रसार एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है वो। तो देखिए, जब कोई वस्तु कंपन करती है, यानी जब कोई वस्तु वाइब्रेट करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। आप सोचिए, कोई मंदिर की घंटी है, उसको आपने जोर से बजाया तो उसकी आवाज़ क्या है? टन। वो वाइब्रेट की और वो आवाज़ करती है उसमें, ठीक है। तो वस्तु में जो वाइब्रेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है, ये देखिए। जब कोई वस्तु कंपन करती है यानी वाइब्रेट करती है तो अपने आसपास के माध्यम के कणों को कंपन कराती है, और ये कंपन एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरित होते हुए हमारे कानों तक पहुंचते हैं। समझिए, मैं बताती हूँ आपको। लाइक कोई घंटिया, कोई बर्तन पड़ा है, ठीक है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बर्तन पड़ा है। आपने एक बर्तन को बजाया, उसने दूसरे बर्तन को बजाया, उसने तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, सातवें को, ऐसे करते करते वो लास्ट में बर्तन जब गिरा नीचे तो उसकी आवाज़ आपको सुनाई दी। यानी इसमें क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जब ध्वनि जाती है तो वो कंपन के थ्रू जा रही है। यानी जो माध्यम है, हमको इसके लिए कोई माध्यम की जरूरत है, बिना माध्यम के नहीं जा सकते। जैसे हमने यहाँ पे कोई बात की और डायरेक्ट पहुंची नहीं, वो एक वन बाय वन एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उससे जाके फिर वो आगे तक पहुंचेगी। यानी उसको एक मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन करने के लिए, आगे प्रसारित होने के लिए, बढ़ने के लिए। तो साउंड एक मैकेनिकल वेव होती है। क्यों कहते हैं उसको मैकेनिकल वेव? क्योंकि उसको ट्रेवल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम चाहिए। वो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती कि हमने यहाँ से बोला वो डायरेक्ट पहुंच गया। हाँ, वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू जाती है। और साउंड एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप समझ रहे होंगे कि बाकी भी वेव्स तो ऐसे ही जाती है। उसमें क्या होता है, जैसे मैंने जो बोला, ठीक है, अब मेरे आसपास के जो कण है वो स्वयं वो कण वहां तक उड़ के चले जाएंगे। वो होती है दूसरी वेव्स, मैकेनिकल नहीं होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वगैरह जो भी होती है। बट जो मैकेनिकल वेव होती है वो, हमने यहाँ बोला, ये कण खुद नहीं जाएगा, ये दूसरे कण को कंपित करेगा, तीसरे कण को कंपित करेगा, चौथे कण को करेगा, पांचवें कण को करेगा। धीरे धीरे वो हमारे कानों तक जब पहुंचेगा तो लास्ट में हमें उनकी ध्वनि सुनाई देगी। तो साउंड जो है वो डायरेक्ट ट्रेवल नहीं करता है, वन बाय वन मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन पैदा करके फिर आगे ट्रेवल करता है। ठीक है, ये तक समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं हम अपने। तो देखिए, इतना तो आपको समझ में आ गया कि ध्वनि के प्रसार के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा। रीजन क्या है मीडियम चाहने का? कि अगर बिना मीडियम के ध्वनि ट्रेवल ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती। ये हमने बोला, ये आसपास के जो कण है, हमारे मॉलिक्यूल है हवा में, वो डायरेक्ट पहुंच गए आगे कानों तक, ऐसा नहीं होता है। वो कण नहीं जाता, वो कण वाइब्रेशन आगे वाले कण को दे देता, आगे वाले मॉलिक्यूल को देगा, वो आगे वाले मॉलिक्यूल को देगा, वो उसके आगे मॉलिक्यूल को देगा, और हमारे कान के पास तक जो मॉलिक्यूल उस पर भी वो वाइब्रेशन आता है, वो हमारे कानों में सुनाई देता है। तो उसको प्रोपोगेशन के लिए, प्रसारित होने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत है। बिना मीडियम के वो ट्रेवल नहीं कर सकता, चाहे वो मीडियम हवा है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, कोई ना कोई मीडियम उसको चाहिए होगा। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि के प्रसार के लिए क्या होते हैं, कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती, यानी वैक्यूम। निर्वात यानी, आप सोचेंगे व्हाट इज वैक्यूम? वैक्यूम यानी वहां पे कोई माध्यम नहीं, ना हवा है, ना पानी है, ना सॉलिड है, कुछ भी नहीं है वहां, कोई भी मीडियम नहीं है, उसको हम वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम में साउंड वेव कभी नहीं चलती है, इसी कारण इसको मैकेनिकल वेव कहते हैं, क्योंकि दे नीड्स अ मीडियम। उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, अब ये देखिए, ध्वनि किस में चल सकती है? निर्वात में तो नहीं चल सकती, बट ध्वनि ठोस, द्रव और गैसों में चल सकती है, बट निर्वात में नहीं। मैंने बता दिया आपको। अच्छा, डबल बार हो गया, सॉरी। अब इसके लिए सबसे अच्छा जो प्रसार का माध्यम होता है वो एयर होता है, क्योंकि एयर से वो फटाफट आगे चली जाती है। बट सबसे ज्यादा पावरफुल किसमें होती है? सॉलिड में। आप ध्यान दीजिए कि अगर किसी सॉलिड को हम बजाएंगे तो ज्यादा आवाज करेगा। एयर में हम बोलते हैं वो कम आवाज करता, सॉलिड में वो पावरफुल होती है बहुत। हम देख लेते हैं कि ध्वनि को तरंग क्यों कहते हैं हम लोग। रीजन क्या है ध्वनि को तरंग बोलने का? कि तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम के माध्यम से चलता है। विक्षोभ यानी एक तरह से डिस्टर्बेंस। कुछ चीजें क्या होती है, कभी कभी हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, कुछ चीजें इंग्लिश की हमको आराम से समझ में आती है कि कोई चीज में डिस्टर्बेंस। अब विक्षोभ से ज्यादा मेरे हिसाब से हर बच्चे को समझ में आएगा कि कुछ डिस्टर्बेंस होता है जब कभी, वो ही एक तरह से क्या है,
साउंड है। तो अ वेव इज ए डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। तो वेव क्या है, एक तरह से एक डिस्टर्बेंस है जो मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है, और मैंने आपको बताया उनको मीडियम है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव कहते हैं। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं ना, ये देखिए इस वाले लाइन पे क्वेश्चंस आते हैं। PYQs के बेसिक पे ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो मटेरियल रेडी किया मोस्टली 10 ईयर्स के जितने भी ऑलमोस्ट PYQs हैं उन सबको नज़र रखते हुए ये मटेरियल रेडी किया। तो जो ये एक एक मैं आप कुछ बातें समझाने के लिए लिखी है, पर जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो PYQs आए हुए, एक बार नहीं 10-10 बार आए हुए। तो ये जो लाइन है कि साउंड इज ए लॉन्गिट्यूड वेव, यानी एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये काफी बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। अनुदैर्ध्य तरंग है साउंड, कैसे अनुदैर्ध्य तरंग, इसको क्यों कहते हैं वो अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए अनुदैर्ध्य तरंग में और ट्रांसवर्सल वेव में यानी अनुप्रस्थ में क्या अंतर है, ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये जैसे स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग को मैंने यहाँ से यहाँ तक खींचा, तो कुछ जगह स्प्रिंग पे देखिए ये पास पास रहेगा ये, और कुछ जगह एकदम दूर दूर चली जाएगी। जो पास का एरिया उसको C बोला है, जो दूर का उसको R बोला है। क्यों बोला मैं आगे बताऊंगी आपको, पर फिलहाल उसको हम स्प्रिंग को ऐसे धक्का दिया, हमने उसको धक्का देते, एक तरह से धक्का देते हैं, या उसको एक डायरेक्शन में खींचा है, एक तरफ से पकड़ा हुआ और दूसरी तरफ से खींचा और फिर छोड़ा। जब स्प्रिंग ऐसे करते हैं तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम लॉन्गिट्यूड मूवमेंट कहते हैं। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं हम, लॉन्गिट्यूड मूवमेंट, यानी ये अनुदैर्ध्य मूवमेंट है। अब हम आते हैं अनुप्रस्थ। यहाँ मैंने लेटिट्यूड वर्ड लिखा है, दिस इज नॉट द परफेक्ट करेक्ट वर्ड, एक्चुअली ट्रांसवर्सल वेव होती है, ठीक है। एक तो होता है लॉन्गिट्यूड और सेकंड होती है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वेव में क्या, अब जैसे मैंने कहा स्प्रिंग को एक तरफ से पकड़ा, दूसरी तरफ से मैंने धक्का दिया, ठीक है, ये तो है क्या है, लॉन्गिट्यूड वेव। अब ट्रांसवर्सल वेव क्या होगी, उसको मैंने एक तरह से ऊपर से यूं, इसको देखिए आप डायग्राम को देखे सपोज कीजिए कि मैंने उसको ऊपर से ऐसे यूं किया, तो देखिए ऊपर नीचे ऐसे ऐसे किया, तो ऐसे करने से क्या हुआ, ये जो वेव है ये वेवी शेप में बन रही है इस तरह से। ये देखिए ये दिख रहा है, ये इस तरह से मूव कर रही है, एक्चुअली ये स्प्रिंग मूव कर रही है इस तरह से। दिस इज द ट्रांसवर्सल। तो ये अंतर है लॉन्गिट्यूड और ट्रांसवर्सल वेव में। फिलहाल हमारे लॉन्गिट्यूड हम इसी पे फोकस करते हैं, दिस इज वन डायमेंशन, ये एक ही दिशा में रहती है इसलिए आगे पीछे होती रहती है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड वेव क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें जो मीडियम में वाइब्रेशन होता है वो आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो मैंने आपको बोला C और R किया है, अब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए C यानी कंप्रेशन, इसको जो हम हिंदी में क्या कहते हैं, संपीड़न। संपीड़न क्या है, और रेरफेक्शन R जिसको बोला है विरलन, ठीक है। अब देखिए C क्या है, ये देखिए जो स्प्रिंग बहुत पास 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 इकट्ठी हुई यहाँ पर, यानी एकदम पास इकट्ठी हुई, यानी इसका घनत्व बढ़ा, इसका डेंसिटी बढ़ा। एक तरह से डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी एक तरह से क्या है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे हमने कितनी चीज़ें भर रखी है वो उसकी डेंसिटी है, यानी जितने पास पास कण होंगे उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये जो आपको दिख रहा है कंप्रेशन में क्या होता है कि सारे जो ये स्प्रिंग पास पास आ रही है, इसकी डेंसिटी बढ़ रही है, इसीलिए इसके कण एक दूसरे के, इसका प्रेशर भी ज़्यादा होता है, इसका डेंसिटी भी ज़्यादा होता है। और विरलन में क्या है, रेयरफेक्शन में इसके कण दूर दूर है तो इसका प्रेशर भी कम है, उसका डेंसिटी भी कम है, दोनों कम है। तो ये जो वेव है लॉन्गिट्यूड वेव, जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है, संपीड़न और विरलन से बनी हुई है। एक संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, ऐसे बनती है ये वेव, इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूड वेव कहते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब ये देखिए यहाँ पर और भी अच्छे से मैंने एक डायग्राम और डाला आपको, ये देखिए ये एनसीईआरटी की बुक से लिया है मैंने पर्टिकुलर, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली एनसीईआरटी से ही एजीटी आते हैं। ये देखिए ये कंप्रेशन, ये देखिए कंप्रेशन है, ये संपीड़न, ये विरलन, ये संपीड़न, ये विरलन। विरलन में आपको दिख रहा है कि हर चीज़ दूर दूर है रेयरफेक्शन में, और संपीड़न में चीज़ें, ये जो स्प्रिंग है ये घनत्व है, यानी ये सब कण पास पास है, ठीक है। अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं साउंड के फटाफट से। आज हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, जितने इसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहला आती है आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन वाले चीज़ें हैं ये, तो एक बार ध्यान से सुनिएगा, फिर लास्ट में हम एक बार रिविजन कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति। इसको V एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है, बाकी इसको न्यू ऐसे डिनोट करते हैं, ये V लिखा जाता है। सिंपल V जो है ये वेलोसिटी के लिए लिखा जाता है, इसको इस तरह से लिखते हैं, बट मैं प्रिंट नहीं कर पाई इसमें, ठीक है, आप कर लीजिएगा। फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्रिक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यानी आवृत्ति प्रति सेकंड होने वाले कंपनों या दोलनों की संख्या है। आपको कम समझ में आएगा, मैं अच्छे से डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखिए ये डायग्राम देखते हैं हम लोग। ये जो डायग्राम है ये आपको दिख रहा है, इसमें ये यहाँ से इस तरह से ही जा रहा है, ठीक है, ये जा रही है वेव। अब देख ये जो वेव है ये पीक एरिया, इसका ये क्या है, पीक एरिया है, और इसको हम क्या कहते हैं, नीचे इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रफ,
ठीक है। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? श्रृंग, आई थिंक, हाँ, हिंदी में इसको कहते हैं श्रृंग और नीचे वाले को कहते हैं गर्त। ठीक है। अब ये जो पीक एरिया है ये हमको क्या बताता है? ये संपीड़न बताता है, कंप्रेशन, यानी ये ऊपर है, ऊपर है यानी ये ज्यादा है, ये संपीड़न बता रहा है। ठीक है। ये क्या बता रहा है हमको? गर्त, गर्त हमको बताता है विरलन। ये क्या बता रहा है? इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। ये बता रहा है विरलन। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि ये जो वेव बनी हुई है, समझाना क्या चाह रहे हैं हम वेव से, कि ये श्रृंग है, ये गर्त है। ठीक है। ये पीक है, ये ट्रफ है। अब इसमें ऊपर जो है वो संपीड़न है क्योंकि ये हाई डेंसिटी वाला एरिया है, ये नीचे जो है ये विरलन है क्योंकि लो डेंसिटी वाला एरिया, इसका घनत्व कम है, ऊपर ज्यादा है। तो ये क्या कह रहा है कि एक प्रति एकांक समय में, यानी समझ लीजिए 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड का टाइम था, 1 सेकंड में ये जो इन्होंने कितने संपीड़न और विरलनों की संख्या एक तरह से, ठीक है, ये देखिए, एक संपीड़न, ये दूसरा संपीड़न, तो कितने हो गए? 2। ये देखिए, एक विरलन और ये दूसरा विरलन, तो कितने हो गए? 2। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? 1 सेकंड में 2, यानी 2 इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तरह से समझ गया? तो कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में पर्टिकुलर गिवन टाइम में जो ये संपीड़न और विरलन की संख्या है, या हम इसको और क्या कह सकते हैं कि कंपन हो गया दोलनों की संख्या, क्योंकि ये जो एक संपीड़न और एक विरलन जो पूरा हो रहा है उसको एक कंपन बोलते हैं हम लोग। तरह से संपीड़न और विरलन मिलाकर कंपन बन रहा है, तो या तो कंपनों की संख्या, इसको दोलन भी बोल सकते हैं, दोलनों की संख्या, या सिर्फ संपीड़न और विरलनों की संख्या, कुछ भी आए तो वो फ्रिक्वेंसी, नंबर, याद रखिएगा, फ्रिक्वेंसी इज अ नंबर। किसको कहेंगे? जहां पे नंबर आना चाहिए, नंबर ऑफ द ऑसिलेशन, नंबर ऑफ द वाइब्रेशन, नंबर ऑफ द संपीड़न विरलन की संख्या। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें लिखा भी है कि हाई फ्रिक्वेंसी किसकी, लो फ्रिक्वेंसी किसकी। देखिए अब इसमें कितना कम है, और इसमें काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें ज्यादा है, तो फ्रिक्वेंसी किसकी ज्यादा? ऑफकोर्स इसकी। और याद रखिए ज्यादा फ्रिक्वेंसी यानी पिच हाई, पिच समझ रहे हैं आप? पिच यानी तारत्व हिंदी में जिसको हम कहते हैं। आगे है लिखा हुआ, मैंने लिखा है इसमें, देखिए ये इसमें लिखा हुआ कि निम्न तारत्व, नीचे करती हूँ थोड़ा, निम्न तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति कम होती है, उस तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति ज्यादा। आप सोचोगे पिच में और डिफरेंस क्या है फ्रीक्वेंसी में? कुछ डिफरेंस नहीं। पिच एक्चुअली साउंड हम जैसा सुन रहे हैं उस चीज को हम पिच कहते हैं, और नंबर अगर बात करें हम, मतलब थ्योरेटिकली बात करें तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जो हाई पिच है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी होगी, लो पिच है उसमें लो फ्रीक्वेंसी होगी। यानी जो हाई उच्च तारत्व की है, तीखी ध्वनि जो होती है, जिसमें तारत्व बहुत तीखा होता है, जैसे कोई स्क्रीन बहुत चिल्ला रहा है जोर से, उसका तारत्व ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। बहुत कोई धीरे धीरे बोल रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो उसका क्या है? तारत्व कम है। ठीक है। ओके। आवृत्ति की जो इकाई है वो हर्ट्ज में लिखी जाती है। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक्चुअली। हम आज अब देखते हैं आवृत काल क्या होता है। अभी हमने क्या बात की कि 1 सेकंड में जो पूरा हो रहा है वाइब्रेशन वो आवृत्ति है। 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशन हो रहे हैं वो आवृत्ति है। इसका जस्ट अपोजिट आवृत काल होता है, यानी एक वाइब्रेशन में जितना टाइम लग रहा है वो उसका आवृत काल होता है। आवर्त काल है उसका। ठीक है। एक वाइब्रेशन में, यानी एक संपीड़न, एक विरलन में जितना टाइम लग रहा है उसको क्या कहते हैं? आवर्त काल। ठीक है। यानी उसको टाइम पीरियड बोलते हैं हम लोग, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी, ये देखिए अपोजिट है ना, इसलिए इसको अपोजिट लिखा हुआ है। यानी ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/T। ये अपोजिट एक तरह से, क्योंकि जब इसकी बात की थी तब हमने बोला था कि 1 सेकंड में जितना जा रहा है, और इसकी बात की है तो ये हो रहा है। एक मिनट। अब हम बात करते हैं आवर्तकाल की। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल जस्ट फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि 1 सेकंड में जितने संपीड़न और विरलन, यानी एक संपीड़न विरलन बना के एक वाइब्रेशन बना रहा है, जितने कंपनों की संख्या है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। उसका जस्ट उल्टा कि एक वाइब्रेशन, यानी एक संपीड़न और एक विरलन, एक वाइब्रेशन में जितना टाइम लग रहा है वो उसका आवर्तकाल है। करेक्ट है। और आवर्तकाल है, काल है, इसलिए उसको सेकंड में बोला है। और उसका फॉर्मूला ये है, आवृत्ति इज इक्वल टू 1/T। ये उल्टे चलते एक दूसरे के। ठीक है। V इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/T। ये V एक्चुअली ऐसे नहीं लिखा जाता, थोड़ा सा इसको यूं टर्न करके लिखा जाता है, यूं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे तरंग दैर्ध्य की तरफ।
तरंग दैर्ध्य क्या है? वेवलेंथ इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, यानी दो क्रमागत संपीड़नों और विलयनों के बीच की दूरी है। दो क्रमागत संपीड़न विलयनों के बीच की दूरी समझते हैं अच्छी तरह से इसको। ये देखिए, इसमें अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये क्या है? ये संपीड़न है, ये विलयन है, ये संपीड़न है। तो इन्होंने कहा दो क्रमागत संपीड़न या विलयन। तो ये देखिए, ये एक क्या है? संपीड़न, ये संपीड़न। इन दोनों के बीच की दूरी या ये विलयन, ये विलयन, इन दोनों के बीच की दूरी दोनों क्रमागत होने चाहिए, या तो कंप्रेशन या रेयरफेक्शन, दोनों क्रमागत यानी 1 by 1। उनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी? लैम्डा। इसको लैम्डा बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। बट याद रखना, अगर ये आता है कि अगर डिस्टेंस किसके बीच में है? एक विलयन और उसके जस्ट नेक्स्ट वाला रेयरफेक्शन, यानी ये एक विलयन, ये विलयन और उसके जस्ट आगे का जो रेयरफेक्शन, इसका जो डिस्टेंस है ये लैम्डा हाफ हो जाएगा। ये देखिए, ये लैम्डा हाफ, ये लैम्डा हाफ, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? लैम्डा पूरा। ये जो है, ये यहाँ से ये संपीड़न, ये विलयन, और ये जो डिस्टेंस है ये वाला देखिए अभी, ये क्या है? ये लैम्डा बाई 2 है, ये लैम्डा हाफ है। ठीक है, तो यानी दो क्रमागत या तो संपीड़न या विलयन तो लैम्डा है, और अगर एक संपीड़न और उसका जस्ट नेक्स्ट विलयन है तो वो क्या? लैम्डा बाई 2, हाफ है, मतलब वो आधा है, एक पूरा लैम्डा नहीं है। ठीक है, इसको हम किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। बहुत इजी, क्योंकि ये डिस्टेंस ही बता रहा है, डिस्टेंस को हमेशा मीटर में नापा जाता है। अब हम चलते हैं आयाम की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्रीक्वेंसी आया था अपने, वैसे ये इंपॉर्टेंट है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखिए, एम्पलीट्यूड क्या है कि आयाम के कणों का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। कैसे हम समझते हैं इसको? डायग्राम से। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड ये है, ये जो आपको दिख रहा है यहां से, ये वाला, ये जो पोर्शन है ये एम्पलीट्यूड है, इसका कम है और इसमें देखिए ये ज्यादा है। अब मीन पोजीशन कौन सी? माध्य पोजीशन, ये वाले, ये माध्य पोजीशन से ये कितना डिस्प्लेसमेंट, ये विचलन है इसका, कितना कितना दूर है, ये इतना है, ये इतना है, ये जैसे ये इतनी लंबी होती तो इतना विचलन हो जाता। तो ये माध्य पोजीशन से जो जितना विचलन है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है, यानी उतना आयाम होता है, ये उसका आयाम है। ठीक है, अब ये इसका आयाम देखिए, एक मिनट इरेज कर दो, दिखेगा आराम से आपको। अब इसमें जो आयाम है ये कम है, ठीक है, और इसका आयाम देखिए ज्यादा है। करेक्ट, तो जिसका आयाम कम होता है वो मृदु ध्वनि होती है, यानी वो कर्णप्रिय ध्वनि होती है, अच्छी लगती है हमको, प्यारी सी। और जिसका आयाम बहुत ज्यादा होता है वो बहुत प्रबल ध्वनि होती है, लाउड, जैसे शेर की दहाड़ है, वो क्या है? एकदम प्रबल ध्वनि है। और ये क्या है? एकदम धीमी सॉफ्ट ध्वनि, मृदु ध्वनि है। ठीक है, आपको अगर इनमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको लगता है डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़े, मैं या तो नेक्स्ट वीडियो में उसको लेके सॉल्व करवाऊंगी या फिर कमेंट में आपको उसका आंसर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है कि जो ग्रेटर एम्पलीट्यूड होगा उसमें लाउडर साउंड होगा, और जो स्मॉलर एम्पलीट्यूड होगा उसमें सॉफ्टर साउंड होगा। एक रीट में एक बार एग्जाम आया होता, शेर की दहाड़, ये किसके द्वारा मापी जाती है? इसमें क्या साउंड की कौन सा गुण मापा जाता है? तो कौन सा गुण मापा जाएगा? एम्पलीट्यूड, क्योंकि जो दहाड़ है वो लाउडर, प्रबलता में दिखा रही है उसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, वेलोसिटी यानी ध्वनि की चाल। वेलोसिटी एक्चुअली क्या, वो भी एक तरह का डिस्टेंस ही हुआ। वेलोसिटी में क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ वेव, यानी एक सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। अब एक मेरी बात सुनिए, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रीक्वेंसी में भी एक सेकंड में क्या बात की थी? नंबर की बात हुई थी, याद रखना। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ द वाइब्रेशन, बट यहाँ पर क्या है? उस वाइब्रेशन डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है वेव ने, वो बात हो रही। तो डिस्टेंस की बात हो तो वेग है, नंबर की बात हो तो फ्रीक्वेंसी है। बाकी ऑलमोस्ट जो इसका डेफिनेशन है वो मिलता जुलता है, पर ये फिर भी याद रखिएगा आप, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। ठीक है, अब वेग है तो ऑफकोर्स मीटर पर सेकंड में होगा, क्योंकि जो वेग का सूत्र होता है वो क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो दूरी को हम किस में नापते हैं? मीटर में। समय को किस में नापते हैं? सेकंड में। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसको प्रभावित करने वाले कारक फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है? देखिए, इसको एक तो मीडियम प्रभावित करता है, जो स्पीड होती है उसको मीडियम प्रभावित। मैंने आपको बताया था कि सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होगी, लिक्विड में कम होगी, और गैस में उससे भी कम होगी। यानी हम जो ये बोल रहे हैं हवा में, ये जो हवा में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इसकी स्पीड क्या है?
उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी साउंड में होती। साउंड में आप मार के देखिए बहुत तेज आवाज़ आएगी उसकी। तो जो स्पीड है, इसकी वेलोसिटी है, वो सबसे ज़्यादा किसमें होती है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ठीक, अब सेकंड आता है टेम्परेचर। कोई भी मीडियम हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी स्पीड बढ़ेगी साउंड की। ठीक, थर्ड आता है जो स्पीड है वो साउंड वर्सेस स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ साउंड वर्सेस स्पीड ऑफ लाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चंस आए हुए भी हैं काफ़ी बार। क्या क्वेश्चन आए मैं बताती हूँ आपको। देखिए जो साउंड की स्पीड है वो आप दिख रहे हैं 330 मीटर पर सेकेंड है। अब जो प्रकाश की स्पीड है यानी इसकी लाइट की, वो देखिए 3 इंटू 10⁸ 10⁸ मतलब इसके आगे 8 में 0 लगाऊंगी। आप सोचिए कितनी ज़्यादा होगी। 1 2 3 4। अब ये ओनली 330 है, इसके आगे सोचिए ये 3 के आगे 8 0 लगा के कितना बनेगा, सोचिए कितनी ज़्यादा होगी। तो जो लाइट की ये स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ध्वनि की स्पीड से। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, कैसे आपको पता चलेगा कैसे। हम डेली, आप अगर हम छोटे थे हम देखते थे कि बिजली चमकती थी, तो पहले लाइट आ जाती थी, जब लाइट दिख जाती थी तो सोच लेते थे फिर आवाज़ सुनाई देती थी हमको। क्यों होता था ऐसा? देखिए कि जब आकाश में बिजली और गरज एक साथ उत्पन्न होते हैं तो पहले हमको बिजली की चमक दिखाई देती है और कुछ देर बाद उसकी आवाज़ सुनाई देती है। हमको बिजली की चमक दिखाई देती है, फिर आवाज़ सुनाई देती है। जबकि आवाज़ सुनाई देती है तो हम लोग सोचते हैं अब गिरी, नहीं नहीं, वो गिर गई, बिजली की चमक हो गई। वो उसमें चमक पहले आती है, गिरती है तब, और आवाज़ बाद में आती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश का जो वेग है वो ध्वनि के वेग से बहुत बहुत अधिक होता है, एक्चुअली बहुत अधिक होता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछे, आपको एक ही बात याद रखनी है कि लाइट मूव्स फास्टर देन साउंड। लाइट बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती है साउंड के मुकाबले, बस इतना याद रखना है। अब इन तीनों के बीच में लास्ट ये देख लेते हैं रिलेशन क्या क्या है। ये एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, ये वाला। क्या देख लीजिए, जो वेग है v, वो आवृत्ति, मैंने आपको कहा इसको आवृत्ति को थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं। वेग इज इक्वल टू क्या होता है? आवृत्ति इनटू तरंग दे दे। ठीक है, एक इससे ना हम एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं कि वेग इज इक्वल टू ये है, तो इसको लैम्डा अगर करें हम, सॉरी वेग को v ही लिखा जाएगा। v वेग है, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा करें तो ये v इधर रह जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई में है, इधर लेके जाऊंगी तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर अपॉन में, तो ये अपॉन में आ गया। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो फ्रिक्वेंसी है और ये जो वेवलेंथ है ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। क्यों चलते हैं? देखिए जरा फटाफट एक बार इसको देख लेते हैं। ये देखिए जैसे ये वेव है एक तरह से, ठीक है। अब इसकी जो ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी तो ये उतने ही ये नंबर कम आएंगे इसमें। उसमें उसमें क्या होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, कि वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी फ्रिक्वेंसी कम होगी। और अगर मैं इसको बिल्कुल पास पास बना देती हूँ ये, तो अब देखिए इसकी फ्रिक्वेंसी की, इसकी वेवलेंथ क्या है, कम हो गई, तो इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई। तो ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, ये याद रखिएगा। बस ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं हम लोग। और हाँ, मैं अपनी क्लास अब नेक्स्ट 28 दिसंबर को डालूंगी। कुछ पर्सनल रीजन है जिसके थ्रू मुझे थोड़ा होल्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और ये साउंड आधा चैप्टर हुआ और आधा हम अगली क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।